बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। नहीं, ये बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे आपके संयुक्त प्रयासों से हमारे समाज के ओबीसी समाज के बच्चों को पुणे सिविल सर्विस की सेवा में लिया जा रहा है। मेरा आज यही कहना है कि उनको 10 साल बाद लिया जा रहा है, लेकिन 10 साल की सीनियरिटी उनको मिले, और इस विषय में अगर ज़रूरी होगा तो इस मामले को हम और आगे टेकअप करेंगे, क्योंकि ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, और अगर आप ना होते, उन बच्चों को यहाँ ना लाते, ना उस मामले को हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी और SC आयोग के सामने रखते, तो शायद हो सकता आज ये विजय श्री ना मिलती। बट तो मैं इसके लिए आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उन बच्चों को लाए, और ला करके आज जो ये बच्चे नौकरी में गए हैं, इसका श्रेय मैं अंकित अग्रवाल जी को देता हूँ। अंकित जी, अभी लगभग 150 बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ था पिछले 10 सालों में, खास करके OBC के बच्चे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। सुनने में आया कि वो सब मामला सबसे पहले आपके संज्ञान में आया, उसके बाद फिर आपने उसमें काम किया। जरा अपना परिचय दें और इस पूरे मामले से पूरे देश को अवगत कराएं। मेरा नाम अंकित है और हम लोग पिछले 18 साल से सिविल सर्विस कोचिंग और ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। 2014-15 में हमारा एक स्टूडेंट जिसका नाम बाबू, और वो तमिलनाडु से थे, उनको जॉब से वंचित किया गया कि उनके फादर एक PSU में काम करते थे। फिर उसके अगले साल 2015-16 में हमारे सेंटर से करीबन 18 बच्चों को जॉब से वंचित किया गया। फिर एक मुहिम चलाई गई जिसमें हम सबसे पहले KP चौधरी अंकल जी के पास आए और हमने उनको इन सब मामले में बताया, और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में इस मामले को प्रस्तुत किया। वहाँ से लेटर जब इशू किया गया, DOPT को दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तब अंकल जी ने स्ट्रांगली इस मुद्दे को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ OBC में उठाया, और उसके बाद ये चलते चलते आज इस समय पर पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन देते हुए इक्विवेलेंसी का इशू जो था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसको खारिज करते हुए बोला गया कि अब इनकम जिनके पिता माता स्टेट या यूनिवर्सिटी या PSU में काम करते हैं उसको क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा। तो मैं तहे दिल से अंकल जी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने एक समाज के कार्य के लिए बिना किसी संकोच के एकदम से इसको पुट ऑन किया, और आज उसका निष्कर्ष ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की जीत हुई, अब वो इस जॉब का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। तो सर, ये OBC बच्चों के रिप्रेजेंटेशन का जो मामला था, क्या पूरा मामला है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, वर्ष 2016 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने OBC कैटेगरी के अंदर करीब 125 बच्चों का चयन किया था। उसमें 60 बच्चों को इस आधार पर रोक दिया गया था कि वो क्रीमिलेयर कंसेप्ट के कारण उनकी जो माता पिता की सैलरी थी वो क्रीमिलेयर कंसेप्ट में 8 लाख से ऊपर जा रही थी, उस आधार पर उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया था। तो ये जो उस समय रोहित नाथन जी और पूरी टीम जो बच्चों की हमारे पास आई, और अंकित अग्रवाल जी जो कि एस्पायर आईएएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो उन सब बच्चों को लेकर यहाँ आए, और हमने उनकी बातचीत को सुना, और तुरंत हम SC आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में उनको लेकर गए, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पास OBC के मामलों को भी टेकअप करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने इस विषय में तुरंत जो जैकब साहब उस समय DOPT के सेक्रेटरी थे, उनको समन किया, उनको बुलाया और उनके सामने सारे मसले को रखा। लेकिन जैकब साहब पूरा एडामेंट थे और उन्होंने कहा कि हमने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये मामला भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स में, जैसे चेन्नई हाई कोर्ट के सम्मुख किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के सम्मुख गया, और हाई कोर्ट्स ने भी बच्चों के पक्ष में फैसला दिया। और आज जब सरकार हाई कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, तो आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने भी फैसला सुनाते स्पष्ट कहा कि माता पिता की जो आय है उसको क्रीमिलेयर में के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अगर आय के अलावा उनकी इनकम के, उनकी सैलरी के अलावा अगर कोई और सोर्सेज हैं और वो 8 लाख की लिमिट को पार करते हैं, तो वो क्रीमिलेयर कंसेप्ट में लागू होगा। इसलिए इन सभी बच्चों को, जो करीब 60 बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को 6 महीने के अंदर वापस, जिनको जो कैडर अलॉट हुआ था, IAS को IAS, IPS को IPS, और जो IRS था IRS, जो भी कैडर उनको अलॉट हुए थे, उनको वापस 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार को आदेशित किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनको वापस नौकरी में उनको नियुक्ति दी जाए, और उनको IAS वालों को IAS का कैडर दिया जाए, IPS को IPS का, और भिन्न कैडर जो भी हैं उन सबको उनके कैडर्स में 6 महीने के अंदर नियुक्ति दी जाए। तो मैं इस मौके पर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस मामले को मैंने 2016 में टेकअप किया था। बच्चों को लेकर मैं अनुसूचित जाति आयोग गया था, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, इस मामले को साथ सरकार से हमने टेकअप किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय से करीब 60 बच्चे जो क्रीमिलेयर कंसेप्ट के आधार पर 2016 में वंचित गए थे, आज उन बच्चों को वापस IAS बनने का, भारत की सेवा करने का, IPS बनने का, आज उनको IRS बनने का मौका मिला है। तो मैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूँ।
तो सब क्या मंशा लगती है, जैसे कि एक अधिकारी का नाम इसमें आया, जैकब करके कोई अधिकारी थे जो नहीं चाहते थे इन बच्चों को जॉब मिले या जो रिप्रेजेंटेशन जो ओबीसी का होना चाहिए था उसको वो नकार रहे थे। क्या इसके पीछे क्या आपको सोची समझी साजिश? देखिए, जैकब साहब 2016 में थे, उसके बाद फिर दूसरे सेक्रेटरी आ गए, फिर तीसरे आ गए, चौथे आ गए, पांचवें आ गए। लेकिन जो हाई कोर्ट के डिसीजंस आए, हाई कोर्ट चेन्नई, हाई कोर्ट दिल्ली का डिसीजन आया, उसको भी सरकार ने ही तो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया। तो ऐसा जैकब साहब एक अधिकारी उस समय पर थे, उसके बाद तो जैकब साहब को स्थायी डीओपीटी के सेक्रेटरी थे नहीं, उसके बाद दूसरे सेक्रेटरी आते चले गए, लेकिन उन्होंने भी उसी लकीर पर उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे 10 साल वंचित हुए, 10 साल ये जूनियर हुए। मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सीनियरिटी का लाभ भी, मैं जो नियम बनता है, ये नेचुरल जस्टिस का मामला बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन बच्चों के लिए इनकी 10 साल की सीनियरिटी भी रेस्टोर करने के विषय में विचार करना चाहिए था। और अगर विचार हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए इन बच्चों को 10 साल की सीनियरिटी दे करके और इनके मूल कैडर में ज्वाइन कराने के लिए उचित जो भी आदेश वो देने चाहिए। तो सर, जैसा आपने बताया अपने बयान में कि आप कई अधिकारियों के आपको चक्कर लगाने पड़े, जबकि इतना बड़ा मामला ये था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में अधिकारियों की मंशा खासकर SC ST OBC को लेकर क्या समझ में आती है? देखिए, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, ये देश का एक ऐसा सेगमेंट है जिसके विषय में जो सिस्टम है देश का, वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे योग्य व्यक्ति तक की स्टैच्यू को तोड़ दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है, उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने संविधान बनाया ही नहीं है। जब आरक्षित कोटे में SC ST के लोगों को उनको नौकरी देने का सवाल आता है तो उसको कैसे रोका जाए, OBC के लोगों को कैसे रोका जाए, ये सारे सवाल बहुत पीड़ाजनक हैं। और ये इसमें निश्चित रूप से जो जातिवाद एक दंश है, एक जहर है इस देश के अंदर, वो एक मूल कारक बनकर के सामने आता है। तो मेरा ये कहना है कि भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। देश में छुआछात यानी कि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी बंदित, उसमें उसके लिए कानून है कि आप कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी नहीं कर सकते। कानून होने के बावजूद भी SC ST के साथ तो अत्याचार चल ही रहा है। अब OBC के सामने भी ये इतना बड़ा मामला निकल के आया है कि OBC के लोगों को भी सिविल सर्विस की नौकरी में जाने से रोकने के लिए ये जो तो सरकार का जो सेटअप है, जो सरकार में अधिकारी काम करते हैं, ये उनके लिए भी सीख है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे काम हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनको बहुत सारे काम है। ये सारा सेटअप अधिकारी तैयार करते हैं, कागजों का अध्ययन अधिकारी तय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष भी अधिकारी रखते हैं। तो ये अधिकारियों के लिए भी एक मैं कहूँगा नसीहत है कि ऐसी चीज़ जो संविधान के दायरे से बिल्कुल अलग है, संविधान के दायरे में नहीं आती है और जाति विशेष वर्ग विशेष के लिए वो एक कहूँगा कि नासूर का काम करे, ऐसी चीज़ें करने से निश्चित रूप से जो प्रभावित सेगमेंट है, चाहे SC है, चाहे SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, या देश का गरीब तबके का कोई भी आदमी है, लाचार है, मजबूर है, महिला है, मतलब कोई भी आदमी है जो मजबूर है, जो मदद चाहता है, जिसको न्याय संविधान के दायरे में उसको न्याय मिलना चाहिए पर उसे न्याय से वंचित किया जाता है, तो ये बात किसी के हक में जाए या ना जाए, बट ये देश के हक में बिल्कुल नहीं जाती। तो मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को इस निर्णय से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसे इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड होता है सर्कुलर्स का इंटरप्रिटेशन, इसमें कारण क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी ऐड नहीं होगी, बल्कि उनकी जो अदर सोर्सेज से जो इनकम आ रही है वो इसमें OBC क्रीम लेयर में उसमें लागू की जाएगी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया दूसरा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्कुलर्स इसमें बहुत बड़ा कारण बना। और मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि OBC परिवार के लिए, OBC समाज के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, अधिकारियों के लिए एक नसीहत है, सरकार के लिए भी एक ये सीख है कि आने वाले दिनों में भारत के जो नागरिक 140 करोड़ वो भारत के नागरिक हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे वो गरीब तबके के, चाहे देश की महिलाएं हैं, ये सब भारत के नागरिक, इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनके हितों को संरक्षित करने की पहल होनी चाहिए। तो साहब, आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जो मामला निकल कर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लगभग 10 साल बाद अपना फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं समाज भी इससे अछूता है, कहीं ना कहीं समाज में भी अवेयरनेस की कमी है? देखिए, मैं तो बच्चों को, रोहित नाथन और दूसरी टीम जो बच्चे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना पहले हाई कोर्ट में लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े और अंततः जीत सही की जीत हुई।
तो समाज में निश्चित रूप समाज में एक इसमें समाज के लिए भी प्रेरणा का ये डिसीजन जो है ये समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा जाना चाहिए। और जो लोग अपने हकों के लिए अपनी बात उठाने से पीछे हट जाते हैं, कि उनके लिए भी सीख है कि आपको अगर देश का संविधान आपको कोई व्यवस्था देता है और उस व्यवस्था में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कोताही बरती जाती है, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और इस निर्णय से एक सीख लेनी चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी सर्विस, इसको सिविल सर्विस कहा जाता है, जिसमें IAS बनता है बच्चा तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, भारत का मालिक बनता है, जिला कलेक्टर जब बनता है पूरे जिले का मालिक होता है। इतनी बड़ी नौकरी में भी इतना बड़ा आप ये देखिएगा कि ये सर्कुलर्स का इंटरप्रिटेशन गलत करके नहीं किया और 10 साल तक इन 60 बच्चों को वंचित किया गया। तो मैं आज इस मौके पर यही कहूँगा कि इन बच्चों को 10 साल की सीनियरिटी मिलनी चाहिए और इस मामले को अगर ज़रूरी होगा तो मैं बच्चों के साथ मिलकर के इसको आगे टेकअप करूँगा। मेरा कोशिश होगा कि इन बच्चों को जब ज्वाइनिंग हो तो इनको 10 साल की सीनियरिटी जरूर मिलनी चाहिए।